हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 11 जो है कंस्ट्रक्शन वो पढ़ने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमें मेनली क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो चैप्टर है हमारा 11 जो कि है कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर में हमें मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है कि किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में इंटरनली हमें डिवाइड करना होगा। और दूसरा टॉपिक है हमारा कि किसी एक गिवन ट्राइंगल के सिमिलर दूसरा ट्राइंगल हमें फॉर्म करना होगा। और तीसरा टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा कि किसी एक सर्कल पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी एक लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में इंटरनली हम कैसे डिवाइड करते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो अब देखो, इसको करने के वैसे तो हमारे पास 2 मेथड हैं, तो हम दोनों ही मेथड्स को एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला मेथड जो है उसको सीखते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर and divide it in 3:2 internally। ठीक है, ये हमें इसमें करना होगा। तो अब जैसा कि इसने कहा है कि एक लाइन सेगमेंट चाहिए होगी 12 सेंटीमीटर की, तो हम इसको बना लेंगे। ठीक है, स्केल की हेल्प से बना सकते हो आप इसे इजीली। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बना ली, इसका नाम रख लिया ए बी। कितनी लेंथ रखनी है इसकी? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ए या बी किसी पर भी रखकर आप ऊपर या नीचे कहीं भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लोगे। क्या करोगे? एक एक्यूट एंगल। तो मैंने ए पर रखा और एक एक्यूट एंगल बना लिया। एक्यूट एंगल क्या था? 90 डिग्री से कम, कितना भी। ठीक है, तो आप बना सकते हो। तो यहाँ से मैंने एक एक्यूट एंगल बना लिया। ठीक है, इस रे का नाम मैंने रख दिया ए एक्स। ठीक है, एक्स रख दिया इसका नाम, तो ये हो गया ए एक्स। तो ये एक एक्यूट एंगल है। अब देखो, अब मुझे इस लाइन सेगमेंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना था। तो मैं क्या करूँगा, इस ए एक्स पर 3:2 इसका सम कितना हो गया? 3 + 2 दैट इज 5। इतने इक्वल पार्ट्स कर दूंगा इस लाइन सेगमेंट पर, इतने इक्वल पार्ट्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि अब ये रे जो है ए एक्स, इसकी लेंथ के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे 5 इक्वल पार्ट्स चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ए पर कंपास रखा, थोड़ा सा ओपन किया। ठीक है, कितना भी कर सकते हो, सूटेबल लेंथ होना चाहिए बस। ए पर कंपास रखा, एक आर्क, जितना ओपन किया है उतना ही रखते हुए, इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ रखा एक और आर्क। टोटल कितने आर्क चाहिए हमें? 5। 1 2 3, सेम यहाँ रखा, 4 5। इन सब के नाम रख दो, है ना। मैंने रख दिया A1 A2 A3 A4 और A5। ठीक है, ये 5 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। अब हमने क्या करना होगा, A5 जो है लास्ट वाला, इसको अपने एंड पॉइंट B से ज्वाइन कर लेना है। स्केल की हेल्प से आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखो A5B एक लाइन है ना, लाइन सेगमेंट हो गया। इसके पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ से? थर्ड वाले से। ठीक है, A3 से। ठीक है, A3 से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होती है बच्चों को कि किसी लाइन के पैरेलल एक लाइन कैसे ड्रॉ की जाए। तो बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से समझना। देखो क्या करोगे, A5 पर आपने कंपास रखा, सूटेबल लेंथ ओपन किया। जरूरी नहीं है इसके जितना, आपका जो भी इच्छा हो, है ना, उतना आप ओपन कर सकते हो। यहाँ रखा आपने, इसको ओपन किया, कंपास को रखा, ओपन किया आपने, ये यहाँ से आर्क लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। अब सेम जितना आपने यहाँ पर ओपन करके आर्क लगाया, सेम वही A3 पे रखना है और उतना ही आर्क आप एक ड्रॉ कर लोगे ऐसे। क्लियर, ये कर लिया। फिर आपको क्या करना है,
कंपास को यहाँ रखना है, यहाँ से आपको ये मेज़र करना है कि ये कितना है आर्क, है ना, ये एंगल कितना बन रहा है। तो यहाँ से आपने कंपास रखते हुए यहाँ तक खोलना है, ये मेज़र हो गया, और यहाँ से वही सेम आर्क लगा देना है। क्लियर है? तो ये अब ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये सेम हो गए। अब यहाँ से A3 से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, लाइन जो ड्रॉ करोगे जो AB को इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है, कहाँ पर? किसी भी पॉइंट पे काटा, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, मान लो मैंने D रख दिया। ठीक है तो अब ये A3D जो है वो A5B के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो ये दो लाइन है और ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, और ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है। तो ये मैंने पैरेलल इस तरीके से बना दिया है। अब पैरेलल बनाने से फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, कुल मिला के फ़ायदा क्या हुआ कि AD और DB उसी रेशो में बट गए जिस रेशो में A से A3 और A3 से A5 था। ये आपने पढ़ा था इन BPT। आपने ट्राइंगल्स चैप्टर जब पढ़ा था तो BPT यानी थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, उसमें हम किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो बाकी दोनों साइड्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, है ना, ये इसके पैरेलल है बेस के, तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। अगर ये ABC है और ये DE है तो A से D और D से B का जो रेशो था वो किसके इक्वल होता है? A से E और E से C। ये हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, तो इसी बात का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मैं इस ट्राइंगल A5B में पैरेलल है ये इसके, तो कह सकते हैं ना BPT का यूज़ करते हुए कि A से A3, है ना, A से A3 अपॉन A3 से A5 विल बी इक्वल टू AD अपॉन DB। ये होना चाहिए। अब देखो A से A3 ये सारे ही लेंथ इक्वल है ना, तो A से A3 अगर ये सभी मान लो x x x हैं तो x x x 3x हो गया और ये x x 2x हो गया, है ना। तो ये कट गया तो 3:2। AD और DB का रेशो भी कितना आ गया? 3:2। और हमें इस लाइन AB को 3:2 में ही तो बांटना था, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें मेनली हमने क्या करना था, एक लाइन लेनी थी जो भी लेंथ बोला गया था, किसी भी एक एंड पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बना लेना था, उस एक्यूट एंगल पर जो भी रेशो है उसका सम उतने ही इक्वल आर्क्स लगा लेने थे, और लास्ट वाले से दैट इज 5th से आपको एंड पॉइंट को ज्वाइन करना था, और इसी के पैरेलल पहले वाले से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी थी। वो लाइन अपने AB को उसी रेशो में डिवाइड कर देती जो रेशो आपको चाहिए था। क्लियर है? अब होता क्या है, आपको जब भी ये एग्जाम में आता है तो आपको इसको सबसे पहले तो पेंसिल, कंपास और स्केल की हेल्प से ही बनाना है। कई बार बच्चे पेन से बना लेते हैं, इससे मार्क्स कट जाते हैं, है ना। और दूसरी चीज़, आप जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करते हो, अगर जस्टिफाई करने को आता है तो आप जस्टिफिकेशन दोगे ही, जो कि इसका जस्टिफिकेशन हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और जस्टिफिकेशन आता है तो ही देनी होती है, अगर नहीं आया तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आपको लिखने ही पड़ते हैं, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो। ठीक है, तो अब स्टेप्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन के? उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल जो जो आपने किया है वही चीज़ें आपको लिखते जाना है। जैसे हमने क्या किया था स्टेप्स में, सबसे पहला स्टेप था हमारा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यही तो किया था हमने, वो लिख दिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, एक एक्यूट एंगल बनाया था, है ना। तो ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BAX, सिंपल, है ना। और उसके बाद अब हमने क्या किया, टेक एन आर्क, है ना, फ्रॉम A सच दैट A1, है ना, ऐसे लिखोगे A1 A1 A2, इस तरीके से A2 A3, है ना। और ये सब इस तरीके से लिखोगे कि ड्रॉ एन आर्क A1 A2 A3 सच दैट दे आर इक्वल। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, लास्ट 4th स्टेप में क्या किया आपने
कि ज्वाइन A5B, है ना, A5 और B को ज्वाइन किया, फिर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A5B फ्रॉम A3 विच इंटरसेक्ट AB एट D, ये अगले स्टेप में लिख दोगे। और आप कहोगे अब लास्ट स्टेप में कि D जो है वो AB को, है ना, D डिवाइड्स AB इन 3:2, है ना, सिंपल है। तो स्टेप्स में आपने जो जो किया है वही वही लिखना होता है, तो स्टेप्स को रटने की जरूरत नहीं होती, आप जो जो करते जा रहे हो वो लिखते जाना। पर कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में हमेशा आपको स्टेप्स तो लिखने ही है, चाहे मेंशन हो या ना हो, पर जस्टिफिकेशन तभी देनी है जब पूछी जाए। क्लियर है? तो अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो जो दूसरा मेथड है, सेम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं। देखो यही क्वेश्चन है अपने पास, क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेनी है 12 सेंटीमीटर की और 3:2 में ही डिवाइड कर देना है। चलो ठीक है, देखो अब क्या करते हैं इसमें, वही सेम, पहले एक लाइन बना ली, जो भी लेंथ हमें दी होगी उतनी ही लेंथ की लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बना लिया AB जो कि हो गया अपना 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, A पर एक एक्यूट एंगल बनाना है, ऊपर या नीचे वो आपकी इच्छा है, ठीक है। A पर एक एक्यूट एंगल बना लो, अब वो एंगल कितना भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, A पर एक एक्यूट एंगल बना लिया और इसका नाम रख दिया मैंने रेखा AX, तो ये एंगल बन गया BAX, ठीक है। अब B पर भी एक एक्यूट एंगल बनाऊंगा, लेकिन अगर ये ऊपर बनाया है तो वो नीचे बनाऊंगा, ठीक है। और वो एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे जो लाइन बनानी है ना B से, वो AX के पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल बनाने के लिए अभी भी सिखाया कैसे करना है। देखो यहाँ कंपास रखोगे, सूटेबल ओपन करो, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से आपने इतना खोला और ये आगे जितना भी खोला था उतना ही रखते हुए, ठीक है, B पर रखोगे और सेम आर्क लगा दोगे, क्लियर है, ठीक। अब एंगल मेजर कर लो, एंगल कैसे मेजर करोगे, यहाँ रखोगे कंपास और यहाँ तक खोल लोगे, इतना ओपन कर लिया, ये लेंथ मेजर कर ली, ठीक है। वही यहाँ से उतना ही रखते हुए ये मेजर कर लिया, क्लियर है। तो ये बन गया वही एंगल जो उतना मैंने ऊपर बनाया था। अब इसको यहाँ से मिलाते हुए आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो अब ये इसके पैरेलल बना लिया हमने, ठीक है। तो ये आप कंपास की हेल्प से बहुत ही आसानी से बना पाओगे। अब देखो हमें क्या करना था, 3:2 में करना था डिवाइड, ठीक है, 3:2 में। तो अब हम क्या करेंगे, पहला हिस्सा हमारा 3 होना चाहिए और बाद वाला हिस्सा 2। तो पहला यानी कि A पर हम क्या करेंगे, 3 इक्वल आर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 इक्वल आर्क। तो आपने A पर कंपास रखा, सूटेबल लेंथ ओपन किया, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। मैंने कहा चलो मैंने इतना ओपन कर लिया, 1 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 3, ठीक। इनके नाम रख लो, A1 A2 A3। अब जितना भी आपने ओपन किया था उतना ही ओपन रखते हुए B पर आओ, और B से कितने आंक चाहिए, B पर 2, तो 2 कर दो, यहाँ रखो 1, यहाँ रखो 2, और इनके भी नाम रख दो B1 B2, क्लियर है। अब क्या करो, A का जो लास्ट आर्क है यानी A3 और B का जो लास्ट आर्क है B2, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लो, क्लियर है। इन दोनों को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, सिंपल, ठीक है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। तो जब हमने ज्वाइन किया तो इस A3 B2 लाइन ने क्या किया है, AB को कहीं पर काटा है, D पर, ठीक है। अब जिस AD ये काटा ना इसने AD पर, तो A से D और D से B का जो रेशो बनेगा ना, वो वही बनेगा जो हमें चाहिए था, ठीक है। कैसे बनेगा वो समझ लेते हैं। देखो अब ये 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक है ट्राइंगल A3D, है ना, A3D, और दूसरा ट्राइंगल है B2D, है ना, B2D।
अब इन दोनों ही ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो एंगल DAX है ना, एंगल DAX और इसमें ये वाला एंगल DB, इसको नाम अगर y दे दे तो y या B2 तक भी कह सकते हो है ना, एंगल DBY, ये इक्वल होने थे। क्यों? क्योंकि मैंने बनाया ही था ना इक्वल। पैरेलल बनाने के लिए मैंने ये दोनों एंगल इक्वल बनाए थे कि नहीं, तो ये इक्वल है। और ये जो एंगल है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है, यानी एंगल ADA3 और ये एंगल अपना है BDB2, ये इक्वल होने चाहिए, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ये, है ना। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब इन दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल, आपने ट्राइंगल्स चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो एंगल क्राइटेरिया यूज करते हुए हम कह सकते हैं दैट कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। AA3D will be similar to triangle BB2D by AA similarity, है ना। AA similarity से हम ये बात कह सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसमें उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है, यानी AA3 अपॉन BB2 मस्ट बी इक्वल टू AD अपॉन BD, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड समझते हो, पहली वाली पहली के, और अगर आपको ये लेनी थी तो ये ले सकते थे, पर इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, हमें तो AD और BD से मतलब है, तो इसलिए मैं AD और BD ले लेता हूँ, जो कि मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। अब ये देखो, ये जो लेंथ मैंने बनाए थे, ये आर्क, ये यहाँ भी और यहाँ भी सेम ही रखे थे, इनमें कोई चेंज मैंने नहीं किया था। तो अगर ये लेंथ x है, कुछ भी हो सकती है, जो भी आपने कंपास से जो भी खोला होगा, है ना। अगर ये x है तो 1 2 3, ये 3x हो गया ना, और ये भी x था तो ये 2x हो गया, तो ये कट गए तो ये कितना आ गया, AD और BD का रेशियो 3:2 ही तो आ गया, है ना। सेम वही रेशियो में तो डिवाइड करना था। तो ये हमारा इसी चीज को करने का दूसरा मेथड है। क्लियर है, ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। जस्टिफिकेशन मांगी जाए तो देनी है, स्टेप्स तो लिखने ही पड़ेंगे आपको, है ना। तो स्टेप्स में वही आपने जो जो किया वो लिखते जाओ, सिंपल था। आपने क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, पहला स्टेप। दूसरे में ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BAX, है ना, एट A, एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AX ऑन B, दैट इज BY, है ना। फिर आपने क्या किया, A पर 3 इक्वल आर्क लगाए, है ना। ड्रॉ एन आर्क, टेक एन आर्क A1, है ना, A2 और सॉरी A2 नहीं, A1 A2 और A2 A3 सच दैट दे आर इक्वल, है ना। इस तरीके से बनाया। एंड और इसी के ही इक्वल आप क्या करोगे, B पर 2 आर्क बनाओगे, B1 और B1 B2, ये भी इक्वल हैं और ये आपस में भी इक्वल हैं, ये, है ना। ये सभी पांचों के पांचों आर्क इक्वल लेंथ के हैं, है ना। तो ये आप उस स्टेप में लिख दोगे। फिर आप अगले स्टेप में लिखोगे जॉइन A3 B2, है ना, एंड A3 B2 विल डिवाइड AB एट D इन 3:2 रेशो, है ना। सिंपल, क्लियर है। जस्टिफिकेशन समझ में आ गया, स्टेप्स लिख सकते हो, बना सकते हो। तो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में यही है, आपको अलग अलग लाइन, अलग अलग लेंथ की लाइन दी जाएगी, अलग अलग रेशो में डिवाइड करेगा, पर तरीका यही रहेगा। जिस भी रेशो में कहेगा, अगर 3:2 की जगह 4:5 होता तो यहाँ 4 इक्वल आर्क लेता, यहाँ 5 इक्वल आर्क लेता, सिंपल, है ना। तो वो कुछ भी हो, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू।